सबसे पहले हम इसमें सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा कब की थी? तो ये तिथि है, याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो ये थे कैप्टन मोहन सिंह। और दोस्तों 17 फरवरी 1942 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आज़ाद हिंद फौज के गठन के समय जापानी सैन्य अधिकारी जो है मेजर फूजीवारा या मेजर फूजाहारा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और एक प्रश्न और बनता है कि किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सहायक सैन्य शाखा घोषित किया गया था? तो ये जून 1942 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो ये पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 आईएनए मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था वो कहाँ पर थे? तो देखिए, ये सिंगापुर और टोक्यो में थे। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2 आईएनए मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया, ये सिंगापुर और टोक्यो में थे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया? तो कैप्टन मोहन सिंह ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला प्रश्न है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ पर किया था? तो याद रखिएगा, सिंगापुर में। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। और देखिए, एक प्रश्न है कि 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी की जो है स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो आप जानते हैं, सिंगापुर में। और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। और देखिए, जनवरी 1943 में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और भंग आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने का निमंत्रण भी रास बिहारी बोस ने किया था। और 1915 में जापान भागने वाले रास बिहारी बोस ने वहां इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो आप जान लीजिए, ये संस्था थी फॉरवर्ड ब्लॉक। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1940 में कूका आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये भगत जवाहरलाल के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? तो याद रखिएगा, ये वर्ष है 1943 में। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है। और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने का आह्वान करता हूं। ये घोषणा किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने ये घोषणा की थी। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से, तो जान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस दोस्तों मई 1943 में जर्मन सेना की पनडुब्बी के जरिए जर्मनी से टोक्यो पहुंचे थे। और सुभाष चंद्र बोस जब टोक्यो से सिंगापुर पहुंचे जुलाई 1943 में, तो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान संभालते हुए आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था।
दोस्तों इसके अलावा आप जान लीजिए कि आज़ाद हिंद फौज में मुख्य रूप से 3 ब्रिगेड गठित किए गए थे, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। और आज़ाद हिंद फौज में विशेष रूप से महिलाओं के लिए रानी झांसी ब्रिगेड बनाई गई थी। जापान ने 1943 में अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए और सुभाष चंद्र बोस ने इसमें से अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। तो याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और एक महत्वपूर्ण नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का नारा है। अब आइए कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 का है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946 को की थी और कांग्रेस नेताओं में से सरदार पटेल जो है कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। और इसी दौरान दोस्तों आप जान लीजिए कि मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन योजना 6 जून 1946 को स्वीकार की थी। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था। और संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, इसका गठन किया गया था किसके आधार पर, तो कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया था उसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। इसमें क्रिप्स मिशन ये 1942 का है, 1942। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आप देख सकते हैं। तो सही सुमेलन 3, 1, 4 और 2 हो जाएगा। दोस्तों अगर जो हम यहाँ पर देखें कि शिमला सम्मेलन, तो शिमला में सर्वदलीय बैठक 22 जून 1945 को हुई थी। और देखिए किस पार्टी का अड़ियल रुख शिमला सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण बना था, तो यहाँ पे प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का जो अड़ियल रुख था वो शिमला सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण था। आइए देखते हैं अंतरिम गवर्नमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो कुल 5 सदस्य शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में। और भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। आप जान लीजिए कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार के 11 सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली थी। और दोस्तों संविधान सभा ने कब से कार्य करना शुरू किया था, तो ये भी तिथि महत्वपूर्ण है, 9 सितंबर 1946 से। और दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये था 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 1946 में घोषित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में कौन शामिल था, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और जगजीवन राम। और एक प्रश्न ये है कि नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे, तो ये थे लियाकत अली खां। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आ जाते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मार्च 1947 में की गई थी और इसी के समय में भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी और भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था और इसीलिए भारत पाकिस्तान की सीमा रेडक्लिफ लाइन कहलाती है। तो देख लीजिए भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी, तो ये था 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। देखिए भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना का सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी, तो ये तिथि है 3 जून 1947। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए तैयार माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी, तो ये तिथि 3 जून 1947 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने
भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख कब तय की थी? तो ये जून 1948 में। पाकिस्तान कब बना था? तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। आइए देखते हैं किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाने के लिए निश्चित किया था। तो सीधी कार्रवाई दिवस, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है, ये 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निश्चय किया था। अगला देखिए कि बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो फरवरी 1946 में हुआ था। और एक कथन है कि स्वतंत्र भारत का झंडा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्र भारत का झंडा अपनाया गया। दोस्तों, प्रश्न एक है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। अगला प्रश्न है, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये था माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और अंतिम रूप से भारत और पाकिस्तान दो गणराज्यों को सत्ता सौंपी गई। यहाँ पर देखिए सही कालानुक्रम बनाना है। क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन और देश का विभाजन। तो सबसे पहले यहाँ पर साइमन कमीशन है 1927, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर आता है क्रिप्स मिशन और देश का विभाजन सबसे लास्ट में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसका सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था? तो ये था ऑचिन लेक। ऑचिन लेक को दोस्तों जो है 1947 में भारत विभाजन के बाद संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन क्या है? तो अनेक कांग्रेस जनों ने इसका विरोध किया था। दोस्तों, राजगोपालाचारी योजना 1944 का है। इसको CR फार्मूला भी कहा जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने देश की सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के उद्देश्य से गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी। इसको CR फार्मूला कहते हैं। ये 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत किया गया था और इस योजना में कहा गया कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका अदा करे। मोहम्मद अली जिन्ना ने CR फार्मूला को कटा फटा और घुन लगा पाकिस्तान देने की पेशकश कहकर ठुकरा दिया गया था और इस योजना के अनुसार गांधी जी ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था। तो कुल मिलाकर CR फार्मूला पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। CR फार्मूला या राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो ये सर सैयद अहमद खां का कथन है कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। एक प्रश्न है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। ये कथन वैमफील्ड फुलर का है। वैमफील्ड फुलर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा तथ्य जो आपके पास होंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। तो ये कथन किसका है? याद रखिएगा, माइकल ब्रेशर का कथन है कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का महत्वपूर्ण कारण था। अब आइए आगे स्वातंत्रोत्तर भारत यानी स्वतंत्रता उपरांत भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे पहला संशोधन कब हुआ? तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था।
पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1961 में। और भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान से शुरू किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेफा को कालांतर में किस राज्य के साथ समीकृत किया गया? तो नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद 1951 की जनगणना में स्त्री साक्षरता कितनी थी? तो ये नगण्य थी, केवल 9% थी स्त्री साक्षरता जो है 1951 की जनगणना के आधार पर। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1950 से 1952 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो कर्ण सिंह ने किया था। और बांग्लादेश सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? 28 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? तो शेख मुजीबुर रहमान ने। और देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग यानी नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का गठन कब किया गया? तो वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आप जान लीजिए 1990 यानी 1990 में। एक प्रश्न और है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? तो ये कथन मगन लाल गांधी की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन में सदस्य कौन था? तो ये थे फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर। तो ये देखिए, ये है पुनर्गठन, जो राज्य पुनर्गठन आयोग, ये 1954 में गठित किया गया था। और इस कमीशन के सदस्यों में फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज कानून समूचे देश में कब लागू किया गया था? तो 1993 में। और आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है, आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनरल नियाजी ने मुक्ति वाहिनी के समक्ष कब समर्पण किया था? 16 दिसंबर 1971 को। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार के साथ हैदराबाद के निजाम ने विराम समझौता पर किस तिथि को हस्ताक्षर किया था? 26 नवंबर 1947 को। और यहाँ पर देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये 1951 ईस्वी में हुए थे। प्रजातांत्रिक समाजवाद, जिसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है, लोकतांत्रिक समाजवाद, इसकी अवधारणा को किसने विकसित किया? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को विकसित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1984 में सिखों पर जो अत्याचार किया गया उसे न्यायसंगत ठहराते हुए किस नेता ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ अनहोनी होती है? ये राजीव गांधी ने कहा था। और राजीव गांधी ने दोस्तों 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उपजे हिंसा में जो सिखों के खिलाफ अत्याचार हुआ था उसको न्यायसंगत ठहराने के लिए कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ अनहोनी होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें वन लाइनर फॉर्म में हमने भारतीय इतिहास के
प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को दोस्तों वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत किया है। और ये प्रश्न आपके कम समय में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में बहुत ही उपयोगी होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ इतिहास के साथ विभिन्न